हाय एवरीवन, वेलकम टू आरके स्टडी। और आज की इस वीडियो में यार IWT का लेक्चर नंबर 28 ले रहे हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग नया लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा XML होने वाला है। लास्ट में हम लोग JSON को पढ़कर और पूरे IWT को एंड करेंगे। बट आज के इस क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टू XML के बारे में समझने वाले हैं, साथ ही साथ इसके यूज को समझेंगे और इसके एप्लीकेशंस को समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम XML का अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए कि अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो 100% आता है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग XML के बारे में समझेंगे कि XML का फुल फॉर्म क्या होता है और ये हम किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सभी लोग याद रखेंगे, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो कि मार्कअप लैंग्वेज जो होते हैं उनके डेटा को स्टोर तथा ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए यूज करते हैं। माने अगर हमें किसी भी मार्कअप लैंग्वेज की अगर डेटा को स्टोर करने हैं, उसको हम लोग को किसी व्यवस्थित रूप से रखने हैं, तो हम इसका यूज करते हैं। अब साधारण रूप से समझिएगा, जैसे कि हम DBMS की बात करें। DBMS अभी आप सभी के सब्जेक्ट में नहीं है, आने वाले सब्जेक्ट में है। ठीक है, मतलब आने वाले जो आपके सेमेस्टर होंगे उसमें है। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि इसकी जो डेटा होती है उसको हम लोग रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर करते हैं। रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर करते हैं। उसी तरह से XML जो है वो मार्कअप जो लैंग्वेज होते हैं उनकी डेटा को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन करने का यानी व्यवस्थित करने का काम करता है। कौन सा? XML काम करता है। इस बात को आप सभी लोग को ध्यान में हो गया। अब आगे बात करेंगे यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो हमारा HTML होता है वो भी एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। जावास्क्रिप्ट भी जो होता है वो भी हमारा एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि हमें समझना चाहिए। HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन हम जब इसका यूज करते हैं तो वेब पेज में जो डेटा को डिस्प्ले कराने होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई पेज बनाने हैं, क्या बनाने हैं, कोई पेज क्रिएट करने हैं, तो हम HTML का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा हम XML के कुछ एडवांस चीज़ें हमने लिए हैं, जैसे कि आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए। तो सबसे पहले कि हमने XML के फुल फॉर्म के बारे में आप सभी को बता दिया कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो आपको याद रखने हैं। 100% आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि ये 1990 के दशक में W3C यानी कहने का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसके साथ विकसित किया गया था। यानी जब इसको बनाया गया था, WWW आपने नाम सुना होगा, आप गूगल पे भी सर्च करते होंगे। तो जब इसको विकसित किया गया था ना, उसी के करिकुलम में जो है इसको भी विकसित किया गया था उसी टाइम से। एक चीज़ें और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे HTML होती है उसमें काफ़ी चीज़ें जो है कमी थी। जैसे जब हम वेबसाइट बनाते थे तो हमें वो वेबसाइट, उस तरह की वेबसाइट नहीं मिल पाती थी जो इस समय मिल पाती है। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए XML को विकसित किया गया। ठीक है, जिसमें कि HTML की जो लिमिट कमियाँ थी उनको पूरा किया गया। आगे हम देख सकते हैं कि XML का द्वारा हम किसी भी तरह के जो डेटा होते हैं उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी तरह के अगर XML के अंदर कोई डेटा है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वेब पेज होते हैं, वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर डेटा को बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब हमारा HTML था, जब हम HTML के बाद हमारा XML नहीं था, उससे पहले HTML था, तो HTML के अंदर हम किसी भी पेज को जब डिज़ाइन करते थे तो दूसरे पेज में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। ये फीचर जो है हमारा XML आ गया। अब XML की वजह से हम जब पेज को क्रिएट करते हैं, उस पेज को चाहे तो दूसरे पेज पर हम बहुत आसानी से जो है अपनी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हुआ XML को आने से। और सारी बेनिफिट हुई, जैसे कि XML को हम डेटाबेस के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। DBMS को अभी नाम हमने लिया, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेटाबेस को ही सेव करता है। ठीक है, तो XML जो है उसको भी हम अगर यूज करना चाहे तो डेटाबेस के रूप में यूज कर सकते हैं। XML टैग से पहले डिफाइन नहीं होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जब हमें कभी भी अपने प्रोग्राम के अंदर, जब प्रोग्राम करते हैं उसके अंदर अगर टैग लगाने हैं तो XML टैग से पहले हमें उसको डिफाइन नहीं करने होते हैं। ठीक है, या डिफाइन नहीं होते हैं, उसको डिफाइन करने होते हैं। और यहाँ पे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि XML HTML को रिप्लेस जो है नहीं करती है। अगर हम XML की बात करें तो यहाँ पे HTML को रिप्लेस नहीं करेगी। XML की और बहुत सारी जो है
इसमें एडवांटेज है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। इसका कहने का मतलब है कि हम जिस डिवाइस पे चाहें उस डिवाइस पे इस प्रोग्राम को चला सकते हैं। XML को जिस डिवाइस पे चाहे वहाँ पे हम इसको चला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, यानी फ्री होता है। अभी जो चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा वो चीज़ें हम कुछ ऐसी चीज़ों को उठा के उपयोग में भी लिख सकते हैं। अभी उपयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ हम आपके एग्ज़ाम के लिए बता दें कि आपके अगर एग्ज़ाम के अंदर आ जाते हैं तो जो चीज़ आप इंट्रोडक्शन में कुछ आपने जो लिखा है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो उपयोग में आ सकती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके एडवांटेज में भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए उसको अलग अलग जो है हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं, उससे अच्छा नंबर उठा सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इसके उपयोग की। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि XML का उपयोग हम डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। इसका मुख्य काम होता है कि डेटा को जो है रिप्रेजेंटेशन, यानी पी रिप्रेजेंटेशन इसको लिखा गया है, बट यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंटेशन से अलग रखने के लिए हम डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग जगह आसानी से दिखाया जा सके, इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और इसके काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। XML ज़्यादातर जो HTML होते हैं उनके साथ मिलकर जो है उपयोग किया जाता है, यानी हम HTML के साथ मिलाकर इसको उपयोग करते हैं, क्योंकि HTML में कुछ कमियां थी, लिमिटेशन थी। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया भैया कि आपको 1 घंटा काम करने हैं, आपकी लिमिटेशन इतनी ही है, तो आप 1 घंटा काम करोगे। या ऐसा बोल दिया गया कि आप 1 घंटा काम करने के 500 रुपये ले लो, आपको बस इतना ही करना है। आपको 2 घंटा नहीं करना है, क्योंकि 2 घंटा करोगे तो आपको डबल देना पड़ेगा। तो जो है डबल करने के लिए उससे बड़ा आदमी आया, जो बड़ा आदमी आया वो काम कर दिया डबल, तो उसको डबल पैसा मिल गया। तो उसी तरह से जो है XML इसलिए आया क्योंकि HTML में कुछ लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए XML को लाया गया। बाकी बात सारी चीज़ें जो डेटा स्टोर करने की बात रही, तो डेटा जो है वो तो स्टोर रखता ही रखता है। HTML उस डेटा को किसी भी टेबल के रूप में या किसी भी अन्य फॉर्मेट में दिखाने का काम करता है। तो एक कह सकते हैं कि HTML और XML दोनों जो है एक दूसरे से हेल्प करती है। अभी मेन जो डिफरेंस समझेंगे वो आपसे एग्जाम में 5 नंबर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो आप लोग बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। पिछले बार भी पूछा था, उससे पिछले बार भी पूछा था, उससे पिछले बार भी पूछा था कि XML और HTML में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, और इसको हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो XML है वो किसी भी एप्लीकेशन जो प्रोग्राम होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके साथ XML को एक डेटाबेस की तरह उपयोग किया जा सकता है, जो कि अभी हमने जस्ट आपको बताया कि डेटाबेस की तरह भी हम उपयोग कर सकते हैं। HTML जो है उस डेटा को क्या करता है, टेबल के रूप में भी हमें कन्वर्ट करके देता है, यानी फॉर्मेट में बदल के देता है। तो कुछ इस तरह से हम XML का यूज करते हैं, काफ़ी हमारे जो है प्रोग्राम के अंदर हेल्प कर रहा होता है। कोई भी हम वेब डेवलप कर रहे हैं, कोई हम पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है हमारा XML। ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं XML का उपयोग करके हम आपस में डेटा के आदान प्रदान कर सकते हैं, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। वेब डेवलपमेंट XML फाइल का उपयोग करके डायनामिक जो कंटेंट होते हैं उनको क्रिएट करने तथा उसको अलग अलग स्टाइल सीट के जरिए दिखाने में काम आता है। माने जो हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं XML फाइल का उपयोग करके, उसके जो डायनामिक कंटेंट होते हैं उसको क्रिएट करने के लिए आसान होता है। आगे हम बात करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ XML। XML के क्या क्या एडवांटेज हैं जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपसे एडवांटेज ही पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो इसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि XML जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्प करता है जब हम कोडिंग करते हैं, यानी कोडिंग करते समय बहुत ही कम टाइम में हमारा जो है काम को पूरा करता है। इसकी जो सिंटैक्स और रूल्स होते हैं वो काफ़ी हमें हेल्प करते हैं जब हम XML को कोडिंग करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि जब कोड लिखने के लिए किसी विशेष टूल्स या सॉफ्टवेयर की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि शुरू में ही हमने बताया कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। कैसा है, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, हम कहीं पे भी इसको किसी भी सिस्टम के अंदर चला सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो सिंपल जो इसके कोड एडिटर है, नोटपैड के जरिए भी हम इसको लिख सकते हैं। कोड एडिटर क्या होता है,
कोड एडिटर वो होता है जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, एक्चुअली में रन करा के देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। जैसे कि अगर हमें जावा आती है तो जावा के लिए, पाइथन आती है तो पाइथन के लिए, सी आती है, C++ आती है, यानी जो भी लैंग्वेज आते हैं आपको, उस लैंग्वेज को अगर हमें कहीं पे आउटपुट उसका देखना है किसी भी कोडिंग करके, तो उसके लिए हमें कोड एडिटर की ज़रूरत होती है। अब जैसे अगर हम बात करें VS कोड की, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो VS कोड क्या है कि सारे उसमें फंक्शन होते हैं, उसमें हम सभी प्रकार के, अगर बात करें जावा स्क्रिप्ट या मैंने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, दोनों लैंग्वेज के लिए बेहतर होता है VS कोड, जो कि फ्री अवेलेबल होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और इसके लाभ ये है कि इसका जो भी लैंग्वेज या भी जो भी हमने मतलब स्क्रिप्टिंग जो भी हम कोडिंग किए हैं, उस कोडिंग को ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल, कहने का मतलब है कि ह्यूमन भी पढ़ सकता है और जो मशीन है वो भी पढ़ सकते हैं, मैंने दोनों को रीडेबल टाइप का होता है, दोनों पढ़ सकते हैं। अगला है कि डेटा शेयरिंग जब हम करते हैं तो बहुत ही आसानी से इसको हम कर पाते हैं, ये हमें एक सुविधा देती है। और एक सबसे बेहतरीन जो कह सकते हैं ना, इस पार्ट का एडवांटेज ये है कि हम चाहे PHP कर रहे हो, जावा कर रहे हो या जावा स्क्रिप्ट कर रहे हो, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखिएगा। ये जावा हमारा एक प्रोग्रामिंग होता है, ये जावा स्क्रिप्टिंग हम वेबसाइट को बना रहे होते हैं तब हमारी हेल्प होती है, ठीक है। पाइथन हो गया, C++ हो गया, ये सारे लैंग्वेज होते हैं। तो लगभग जितने यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिख रहे हैं, जैसे पाइथन हो गए, सी हो गए, C++ हो गए, इन जैसी जितनी भी लैंग्वेज हैं, सारे लैंग्वेज को XML सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी हेल्प हो रहा होता है XML को यूज करके। अब बात करेंगे हम लोग इसके डिसएडवांटेज की, क्योंकि अगर किसी भी हमें चीज़ की अगर एडवांटेज मिलती है तो उसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे मोबाइल हम चलाते हैं अपने रियल लाइफ के अंदर, तो हमें कुछ चीज़ें होती हैं कि मोबाइल से हमें हानि भी होती है और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एडवांटेज भी होती हैं। अगर हम उसको सही काम के लिए यूज कर रहे हैं, पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए एडवांटेज है। नहीं तो अगर हम उसमें वीडियो देख रहे हैं फालतू का जो नहीं देखना चाहिए, वो भी देख रहे हैं, तो हमारा वो जो है टाइम वेस्ट ही होगा। तो उसी तरह से हम XML के अंदर डिसएडवांटेज भी कुछ मिली हमें, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा और हमने फीचर ऐड किए हैं। तो जैसे सबसे पहला हमारा डिसएडवांटेज ये दिया कि अगर हम बाइनरी जो डेटा होते हैं उसके अंदर हम इमेज को स्टोर नहीं कर पा रहे थे, ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज हुई कि हम इमेज को यहाँ पे स्टोर नहीं कर पा रहे थे। यानी जब हम पेज क्रिएट करते थे तो उसमें XML जब यूज करते थे, तो हम क्या कर पा उसके अंदर जो है अगर किसी भी इमेज को ऐड करना था तो नहीं करते। पिछले क्लास में आपने देखा होगा, तो पिछले क्लास में हमने बताया थे कि हम उसकी हेल्प से कैसे कैसे इमेज को ऐड कर पा रहे थे, ठीक है। बूट स्टेप आपने देखा होगा कि बूट स्टेप किस तरह से हमारे पेज को डिजाइन करता है, किस तरह से हम उसके अंदर इमेज को स्टोर करा पाते हैं या फिर डिस्प्ले करा पाते हैं। वो सारी चीज़ें आपने पिछले क्लास देखा होगा बूट स्टेप में, तो आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो यहाँ पे मैं बता दूं कि XML के अंदर ऐसा नहीं होता है, माने इमेज हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। और इसकी बहुत सारे ऐसी खामियां हैं जो कि हम डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि डेटा टाइप क्या होता है, अब थोड़ा सा समझेंगे कि ये डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता है। अब जैसे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग होते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर हो गए, फ्लोट हो गए, कैरेक्टर हो गए, स्ट्रिंग हो गए, इस तरह की काफ़ी डेटा टाइप होते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम डेटा टाइप के बारे में बता देते हैं, क्योंकि आप लोग अभी थर्ड सेमेस्टर के अंदर है तो आपको इम्पोर्टेंट है इसको जानना। आप लोग को याद भी होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट की याद नहीं होगा तो याद दिलाते हैं। अब ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। ये डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता है, जैसे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गए, काफ़ी सारे होते हैं। हमने क्या बताया, इंटीजर हो गए, फ्लोट हो गए, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्ट्रिंग हो गए, कैरेक्टर हो गए, तो काफ़ी सारे डेटा टाइप होते हैं। हम बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर के अंदर हमारा 1 2 3 4 इस तरह के जो नंबर होते हैं उसको सपोर्ट नहीं करता है। फ्लोट FLOAT होता है, फ्लोट के अंदर 1.6 1.5 इस तरह के जो नंबर होते हैं जिसको हम लोग डेसिमल में बोलते हैं, डेसिमल के नंबर को सपोर्ट नहीं करता। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वर्ड लिखे हैं, मान लेते हैं कि हेलो लिखा हमने, तो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। करेक्टर, जिसको हम लोग CHAR के नाम से जानते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो करेक्टर को अगर जैसे एक करेक्टर है तो इसको सपोर्ट नहीं करता। मतलब जो भी डेटा टाइप होते हैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अब यहाँ पे एरे, नाम यहाँ पे देख रहे होंगे कि एरे को भी सपोर्ट नहीं करता। अब एरे को सपोर्ट नहीं करता, अब एरे क्या होता है, एरे देखिए क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं कि एरे क्या होता है। एरे जैसे कि मान लेते हैं कि आप
किसी क्लास में पढ़ रहे हो तो क्लास में आपके 5 सब्जेक्ट हैं। अब 5 सब्जेक्ट हैं तो उन सारे सब्जेक्ट को यदि अगर हम लोग को उसके डेटा को स्टोर कराने हैं तो कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे हम 1D एरे के अंदर करा सकते हैं। ठीक है, तो एरे को सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि हमारा काम क्या होता है कि हमारे मान लेते हैं कि 5 सब्जेक्ट हैं तो हमने 5 लाइन यहाँ पे कर दिए। अब किसी में हमारे मान लेते हैं कि 98 आए हैं, किसी में 95 आए हैं, किसी में 90 आए हैं, किसी में 80 आए हैं और किसी में 70 आए हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे 5 डेटा हैं। तो इन डेटा को हमको स्टोर कराने के लिए, ठीक है, एक एरे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे ही हम बोलते हैं कि ये हमें एरे होता है। बट इसको सपोर्ट नहीं करता है XML। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करते हैं बट XML सपोर्ट नहीं करता। अब जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे मान लेते हैं जावा हो गया, सपोर्ट करता है, C++ हो गया, सपोर्ट करता है। तो ऐसी जो लैंग्वेजें हैं वो सपोर्ट करती हैं बट XML सपोर्ट नहीं करता है। एक दो चीज़ें और लिख सकते हैं आप लोग डिसएडवांटेज के अंदर कि हम जब नेम रिप्लेसमेंट करते हैं, माने अगर नेम इसको स्पेसमेंट या उसको किसी भी तरह का हमको इस्तेमाल करना है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को कठिनाई होती है। दूसरी बात कि XML अगर हम XML को यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे HTML को ज़रूर यूज करेंगे। तो HTML पे XML जो है निर्भर रहता है। ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ XML के बारे में कि हमारा जो है XML से कौन कौन से ऐसे अनुप्रयोग होते हैं। ठीक है, एक बात और कि आपका जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वो इसके बाद आने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ XML के अंदर देखते हैं कि इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। पहला हमारा है कि बड़ी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए XML को यूज करते हैं। अगर हम कोई अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, बड़े बड़े कंपनियाँ होती हैं जिनकी हर कंपनियाँ की अलग अलग साइट होती हैं जो वेबसाइट अपनी बनवाते हैं। आप लोग देखते होंगे, गूगल पे जाते होंगे, कोई भी चीज़ सर्च करते होंगे, उनकी वेबसाइट खुल जाती है। तो वेबसाइट के अंदर काफ़ी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया होता है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, XML, बूटस्ट्रैप, इस तरह के जो भी लैंग्वेजें हैं सारे का यूज करके बनाया गया होता है। तो XML का इसमें हम यूज देख रहे हैं तो उस वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए यूज किया गया है। कंपनियों के बीच जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती हैं उनको कम्युनिकेशन यानी आदान प्रदान करने के लिए XML का इस्तेमाल करते हैं। माने अगर किसी भी टाइप की अगर कम्युनिकेशन करनी है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड तो हम XML का यूज करते हैं। डेटाबेस को लोड और अनलोड करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ XML को स्टाइल शीट के साथ मर्ज करने के लिए, मतलब उसके साथ मिलाने के लिए। मर्ज का मतलब क्या होता है, जैसे कि थोड़ा सा समझेंगे कि मर्ज का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स है हमारे अंदर, एक यहाँ पे बॉक्स है। अब इसके अंदर हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं। चलो भैया स्टोर करते हैं। यहाँ पे हमने किया 5 4 3 और यहाँ पे हमने कर दिया 6। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं 1 2। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं 0। अब मर्ज का मतलब क्या होता है कि इन दोनों डेटा को जोड़ देना और एक सीरियल नंबर प्राप्त कर लेना। तो हम जब सीरियल नंबर प्राप्त करेंगे तो इसके अंदर पूरा मतलब इस तरह का हो जाएगा और 0 से स्टार्ट होगा और जहाँ तक नंबर है 6 तक यहाँ पे स्टोर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इसको कहते हैं मर्ज करना। तो हम इसके जो XML होते हैं, XML के हेल्प से हम अपने जो डेटा होते हैं उसको मर्ज भी कर सकते हैं या उसके साथ मिला भी सकते हैं। तो ये कुछ इनकी जो है एप्लीकेशन है जहाँ जहाँ पे इनका अनुप्रयोग होता है हमने बता दिए। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है बिटवीन, मतलब डिफरेंट बिटवीन XML एंड HTML। HTML एंड XML में क्या डिफरेंट होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर हर साल पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करके रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो XML जो है एंड HTML दोनों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों मार्कअप लैंग्वेज ही है बट थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंट है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे HTML की, फिर बात करेंगे XML की, राइट। अब आगे देखते हैं कि HTML भी एक प्रकार का मार्कअप लैंग्वेज होता है और ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड होता है, मतलब उससे क्या होता है थोड़ा सा एडवांस होता है। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यानी इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन XML जो है वो हमारा क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट समझ में आ गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पास HTML है वो एक क्या है, HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होता है। जबकि हमारा जो XML होता है वो
केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। ठीक है, यह एक स्टैटिक होता है जो कि HTML स्टैटिक होता है, और अगर XML की बात करें तो ये डायनामिक होता है। यह छोटे एरर को इग्नोर कर सकता है। HTML छोटे जो हमारे पास एरर होते हैं, एरर का मतलब क्या होता है, गलतियाँ, अगर जो भी छोटे मोटे गलतियाँ उसको इग्नोर कर देता है, हमारा प्रिंट जो है वो होके आ जाता है, मैंने आउटपुट जो है वो आ जाता है। अगर XML की बात करें, ठीक है, तो XML के अंदर ऐसा नहीं होता है। XML के अंदर जो छोटे एरर होते हैं उसको इग्नोर नहीं करता है। जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा एरर आ जाता है। HTML टैग पहले से डिफ़ाइन होते हैं। HTML के अंदर मतलब पहले टैग डिफ़ाइन होते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई पेज बनाना है तो सबसे पहले HTML टैग हो गया, फिर इस तरह से फिर हमारा हेड टैग होता है, इस तरह से डिफ़ाइन किया गया होता है। लेकिन अगर XML के अंदर लिखना हो तो XML टैग यूज़र के द्वारा डिफ़ाइन किए जाते हैं। यूज़र कौन होता है, जो कि आप हो गए, हम हो गए। हम अगर XML पे काम कर रहे हैं, XML हमको यूज करना है अपने वेबसाइट के अंदर, तो हम एक यूज़र हो गए। हमें यूज करने हैं तो हम अपने अनुसार टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंट होता है। ध्यान से सभी लोग रट लेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। आगे देखेंगे कि वाइट स्पेस, ठीक है, नहीं होते हैं, जिसमें कि इसमें वाइट स्पेस रहते हैं। माने HTML के अंदर वाइट स्पेस जो है नहीं होते और इसके अंदर होते हैं। इसका प्रयोग डेटा को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। HTML जो होता है हमारा, HTML को डेटा को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, जबकि अगर हम बात करें XML को तो इसका प्रयोग डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। हमने बताया थे ना कि HTML जो है, जब हम HTML की हेल्प से पेज बनाते हैं तो उसको हमको अगर स्क्रीन पे दिखाने हैं, जैसे कि गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते होंगे तो आपको एक वेबसाइट खुलता होगा, उसमें HTML का यूज किया गया होता है। उसी तरह से XML का जब यूज करते हैं तो उसी डेटा को, माने जो आपको डिस्प्ले हो रही है उसी डेटा को स्टोर करने के लिए ही हम XML को यूज कर रहे हैं। माने HTML जो है वो हमें डिस्प्ले करके दे रहा है जो चीज़ें हमने कोडिंग किए हैं, बट एक्चुअली में वो जो डेटा स्टोर हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, XML के अंदर हो रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंट होती है। क्लोजिंग टैग आवश्यक नहीं होती है, बट अगर इसकी बात करें XML के अंदर तो क्लोजिंग टैग आवश्यक होते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंट है। आगे एक और हमारे पास डिफरेंट ये आ रहा है कि HTML के अंदर, ठीक है, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज होता है, प्री रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं यहाँ पे, कि यह एक प्री रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज होता है। और अगर हम बात करें उसकी XML की, तो यह ना तो प्री रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज होता है ना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, यानी स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग को आज की इस वीडियो में काफ़ी हेल्प हुआ होगा और आप सभी लोग अच्छे से इसको समझे होंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी एक लाइक कर देना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत होती है, तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेल देन कीप लर्निंग।